नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 21 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं 100% ड्रिल है। यही क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति कब बनाई गई थी? ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति जो 1998 में बनाई थी, जिसने भी लगाया होगा उसका आपको राइट आंसर होगा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए, ये है जो आपकी राष्ट्रीय सलाहकार समिति वो 19 नवंबर 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के समय बनाई गई थी। और इसके गठन का जो महत्व था, वो उद्देश्य था, वो था भारत की सुरक्षा, विदेश नीति, रक्षा से जुड़े रणनीतिक मामलों पर सलाह देने के लिए इस समिति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन जीवों को बच्चा पैदा करने के लिए अंडे देने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जिन जीवों को बच्चा पैदा करने के लिए अंडे देने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंडप्रज या ओविपेरस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। देखिए, अंडे देने वाले जो जीव होते हैं, उनको अंडज भी कहा जाता है। और अंडे देने वाले जीवों में माँ के गर्भ में भ्रूणी विकास बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं भी होता है। ठीक है, और जो अंडे देने वाले जीव होते हैं, उनके अंडों को बाहर छोड़ देते हैं और जहाँ उनके अंदर जो है बच्चे बाहर निकलते हैं। ठीक है? इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए, अंडे देने वाले जीवों में दिव्य ग्रंथियाँ होती हैं, वो जीव अंडे देने के बाहर निकलने के बाद पैदा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्य किन अनुच्छेद में दिए गए हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के मूलभूत जो कर्तव्य है, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद 51 ए है, वो संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए, संविधान की जो मौलिक कर्तव्य की सूची है, इसको 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में जोड़ा गया था। और जिससे जो था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए मौलिक कर्तव्यों की सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, और इसके साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों को विचार तत्कालीन सोवियत संघ से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य का जो विचार है, उसमें संविधान शामिल करने का विचार, वो सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी या हम्पी उत्सव किस राज्य से संबंधित थे? ठीक है, हम्पी एक जगह का नाम होता है। ठीक है, हम्पी और एक होता है हम्पी उत्सव। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, हम्पी या हम्पी उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, जो दोनों हैं वो दोनों आपके कर्नाटक राज्य से ही संबंधित है। ओके, इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए, जो हम्पी जगह है वो कर्नाटक के वेल्लोर जिले में स्थित है। ठीक है, और वहीं जो हम्पी उत्सव है, वो कर्नाटक के सरकार द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है। ओके, इनके बारे में थोड़ा-सा और देख लेते हैं। तो हम्पी जो है, हम्पी के बारे में यदि चर्चा करें तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था किसी समय। और ये जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत की श्रेणी में भी इसको शामिल किया जा चुका है। ठीक है, यूनेस्को की श्रेणी में भी इसको शामिल किया जा चुका है। इसके बाद में हम्पी उत्सव के बारे में देखते हैं। देखिए, हम्पी जो उत्सव है, वो है जो है आपको अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। और ये जो 1 सप्ताह तक चलने वाला त्योहार होता है। और इस त्योहार के अंतर्गत नृत्य, नाटक, संगीत, कठपुतली, शो तो आतिशबाजी और जुलूस आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। आदि सभी इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में थी? ठीक है, इस तरह से ऑप्शन में था आपके, तो ऑप्शन के अनुसार आपका जो था वो छत्तीसगढ़ उसका आपका राइट आंसर होगा, जिसने भी लगाया होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो था बिहार उसमें ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आपको छत्तीसगढ़ लगाना था। इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा जो गरीबी है बिहार में ही थी। और साल 2011-12 में बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा था। वहीं छत्तीसगढ़ जो है वो भी एक गरीब राज्य है, वो दूसरे नंबर पे आता है। और छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो गरीबी का जो स्तर है, वो 39.93% जो है वह गरीबियों का स्तर है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएँ और सेवा तक पहुँच में कमी है, इसका मेन कारण। ठीक है, जो सुविधाएँ चल रही हैं वो सरकार के द्वारा वो ग्रामीण लोगों तक, जो गरीब लोगों तक पहुँच ही नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ की गरीबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटियाट्टम किस राज्य से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन आपका था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, कुटियाट्टम केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। और ये एक संस्कृत रंगमंच का एक शास्त्रीय नाटक है। इसे कुटियाट्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह जो है भारत के सबसे पुराने नाट्य परंपराओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा खारे पानी वाला जल किसमें पाया जाता है? खारे पानी वाला जल किसमें पाया जाता है? तो समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, जो समुद्र में जो सबसे खारा पानी होता है, उसको जो होता है 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम जो होता है औसतन नमक उसमें पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को साइट मेडिएट्टू किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यूनेस्को की साइट मेडिएट्टू है,
वो आपके केरल राज्य में स्थित है। इसका आंसर केरल हो जाएगा जिसने भी लगाया होगा, ठीक है? तो मेडुवट्टू क्या है? केरल राज्य में स्थित है, ठीक है? और यह जो है ये एक पारंपरिक अनुष्ठानिक नृत्य नाटक है, जिसे यूनेस्को ने 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया था, ठीक है? इसे केरल के मंदिर में भगवती की महाकाव्य लड़ाइयों की चित्रित किया गया था, चित्रित करने के लिए जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना अतः खाद्य कार्य एवं उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था उसका उद्देश्य, ठीक है? तो ये कौन सी योजना थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है? देश के बारे में देखिए उस पर दिया ही है, ठीक, खाद्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना, कृषि को बढ़ावा देने लेकर हरित क्रांति को मजबूत बनाना था, ठीक? उसके बाद रोजगारों में अवसर में वृद्धि करना क्या था? बेरोजगारी को कम करने के लिए नई योजना था, कार्यक्रमों को लागू करना था। ओके, उसके बाद में उत्पादकता में सुधार के लिए क्या किया था इसने? औद्योगिक कृषि उत्पादक को बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देना भी, ठीक है? उसकी महत्वपूर्ण विशेषता और भी क्या है इसकी? देखिए, इसमें जो आपकी जो वृद्धि दर थी वो औसत, देखिए वो औसत वृद्धि दर क्या थी इसमें? 5.7% निर्धारित की गई थी, लेकिन इसमें क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई थी? 6% के करीब इसमें प्राप्ति हुई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? ठीक है, तो शीर्ष स्थान पर 2024 में का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी राजस्थान में लगा, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, शीर्ष स्थान पर चंडीगढ़ तो रहा था और इसने इस पदक तालिका में 71 पदक जीते थे, जिसमें थे 32 आपके स्वर्ण पदक थे, 18 रजत थे और 21 कांस्य पदक शामिल थे, ठीक है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में पदक तालिका में दूसरे स्थान पर जो रहा था, वो आपके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही थी, ठीक है? और उसने इस पदक तालिका में कुल 42 पदक जीते थे, जिसमें थे 20 आपके स्वर्ण के थे, 18 रजत के थे और 8 कांस्य पदक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था, ठीक है? बृहद्रथ मौर्य था और इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। देखिए, वह जो बृहद्रथ था अंतिम शासक, उसने जो था 187 से लेके 180 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया था और उसने अपने ही सेनापति पुष्यमत शुंग की हत्या कर दी थी, ठीक है? और पुष्यमत शुंग के आने के बाद शुंग साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, और उसके बाद में मौर्य साम्राज्य के बारे में यदि हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसका जो शासन किया था उसने 322 ईस्वी से लेकर 321 ईस्वी ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था और इससे जो पहले थे जो राजा थे, नंद राजवंश के नंद राजवंश था, उसका राज्य था और इन्होंने थे चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो आपको बाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें भी था, तो महाराष्ट्र का लगाया था क्योंकि महाराष्ट्र की जनसंख्या दूसरे नंबर पे है, ठीक है? तो इसमें भी देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका महाराष्ट्र हुआ था। वैसे यदि हम 2011 की जनगणना के बाद में देखते हैं डिटेल में, देखिए 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जो आबादी है सबसे अधिक है। वहीं उत्तर प्रदेश की आबादी हमारी कितनी थी? 19,95,81,477 थी और यह भारत की कुल आबादी का 16.49% थी। ओके, वहीं यदि हम सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्यों की सूची देखते हैं तो देखिए पहले स्थान पर क्या उत्तर प्रदेश का आता है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का, तीसरे नंबर पे आता है बिहार का, चौथे पे आता है हमारा पश्चिम बंगाल और पांचवें आता है मध्य प्रदेश। ओके, इसके बारे में देखते हैं। 2011 की जनगणना जो थी वो 15वीं जनगणना थी और यह स्वतंत्र भारत की जो हमारी थी 7वीं जनगणना थी, ठीक है? और साल 2011 की जनगणना का जो आधार मास था वो हमारा था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। ओके, और साल 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। ओके, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस तरह से क्वेश्चन था। तो देखिए मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य को स्थिर बनाए रखना। ओके, ये क्या है? मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य होता है। जिसने भी लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसके अलावा देखिए इसके और भी उद्देश्य होते हैं, जिसके कि मौद्रिक नीति में कुछ और उद्देश्य हैं, जैसे रोजगार सृजन करना, विनिमय दर को स्थिर रखना, अर्थव्यवस्था के विकास की गति को गति देना, ठीक है? और उसके बाद में भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की जो जिम्मेदारी है भारतीय रिजर्व बैंक की होती है और यह जो जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक को अधिनियम 1934 के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका जो बूंदी उत्सव है वो राजस्थान राज्य के द्वारा मनाया जाता है और यह जो उत्सव है एक वार्षिक सांस्कृतिक पर्यटन उत्सव है और ये उत्सव बूंदी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व तथा पारंपरिक कलाओं के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है? और ये जो उत्सव आपका है आमतौर पर नवंबर के महीने में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन था, तो आपके थे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है? तो लॉर्ड कैनिंग जिसने भी लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्रोह के समय वायसराय थे और ये जो थे भारत के पहले वायसराय बने थे, ठीक है? 1858 ईस्वी में। और इसके साथ-साथ उन्होंने 1855 ईस्वी में पोस्टमास्टर जनरल के तौर पर भी काम किया था और उन्हें आधिकारिक तौर पर हड़प नीति को इन्होंने खत्म किया था, ठीक है? जो हड़प नीति चल रही थी लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, उसको इन्होंने किसने खत्म किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ये भी आपको ध्यान रखना है इस तरह से। और उन्होंने हिंदू विधवा विवाह को, जो पुनर्विवाह होता है हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध घोषित कर दिया था, ठीक है? और उन्होंने विदेश मंत्रालय के राज्य सचिवता वुड्स एंड फॉरेस्ट से पहले आयुक्त जैसे कई प्रशासनिक पदों पर भी उन्होंने काम किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रुति साडोलकर किस घराने से संबंधित है? तो श्रुति साडोलकर आपके जो हैं वो जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है और ये जो श्रुति साडोलकर हैं ये एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं और उन्होंने जयपुर अतरौली घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ओके, और इसे जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और यह है भारत सरकार का एक कार्यकारी निकाय है और नीति आयोग की जो संचालन परिषद की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 8 फरवरी 2015 को, ठीक है? स्थापना यदि पूछी तो 1 जनवरी 2015 को और पहली बैठक यदि पूछी है तो 8 फरवरी 2015 को हुई थी इसकी, ठीक है? जो नीति आयोग की स्थापना की जो है, नीति आयोग की स्थापना योजना के स्थान पर की गई है, ठीक है? और नीति आयोग जो है भारत सरकार का प्रमुख नीति से जुड़ा थिंक टैंक है और नीति आयोग जो है केंद्र राज्यों की तकनीकी सहायता भी देता है, ठीक है? नीति आयोग के पास देश के सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने और निगरानी करने का भी जिम्मा होता है इसी के पास। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो चला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और यदि आप चाहते हैं सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।